हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो अभी अभी एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आई है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है जिससे हम सभी में एक खुशी का माहौल बन चुका है। लेकिन उस खुशी के माहौल के साथ साथ एक घबराहट होना भी स्टार्ट हो गई है सभी के अंदर। खुशी बहुत बड़ी है क्योंकि जिसका हम बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। परीक्षा की डेट को लेकर बहुत ही दुविधा में थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। तो वो अब खुशखबरी आ चुकी है कि एग्ज़ाम डेट हमें पता चल चुकी है 27 जुलाई 2025। सभी को पता चल चुकी है कि अब हमारा ये एग्ज़ाम 27 जुलाई 2025 को होगा। निर्धारित तिथि 27 जुलाई 2025 हमारी सभी को पता चल चुकी है। तो अब इसके साथ साथ ही एक घबराहट होना भी स्टार्ट हो गई है। वो घबराहट होना एक साधारण प्रक्रिया है, वो सभी में होता है, घबराहट होती है। तो देखिए, जो अभ्यस्त हो चुका है परीक्षा दे दे के, तो मुझे तो घबराहट बिल्कुल भी नहीं लग रही। इतनी परीक्षाएं फेस की हैं, इतनी परीक्षाएं दी हैं कि अब ना ही एग्ज़ाम हॉल से डर लगता है, ना ही परीक्षा से कोई डर लगता है। बस जैसे ही डेट आती है तो मन में बस ये होता है कि अब बहुत जल्दी और बहुत अपनी रफ्तार बढ़ानी है और सिलेबस कंप्लीट करना, क्योंकि एग्ज़ाम दे दे के इतना अनुभव हो गया है कि इस घबराहट के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। घबराहट होती ही नहीं है। आप सभी को घबराहट हो रही होगी, मुझे पता है, क्योंकि पहले मुझे भी होती थी। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो घबराहट हो रही है उसका एकमात्र समाधान ये है कि उसको इग्नोर करना है और ये मान लेना है कि ये घबराहट एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी को होती है। ये कोई स्पेशल, आप स्पेशल नहीं है कि आपको घबराहट होती है, हर किसी को होती है। जो टॉप कर लेता है उसको भी घबराहट होती है एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम से पहले घबराहट होना एक सामान्य प्रक्रिया है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ये सभी को होती है। अगर ये हमारे माइंड पर हावी हो जाएगी, हमारे पर हावी हो जाएगी, तो हम एकाग्र होकर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। घबराहट को इग्नोर करना है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है और सभी को होती है। करना क्या है कि अपनी रफ्तार को बढ़ाना है। जो अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे उसकी रफ्तार को बढ़ाना है, घबराहट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। परीक्षा की तिथि निर्धारित हो चुकी है 27 जुलाई 2025। अब आपको समय भी काफ़ी मिल गया है। जो लोग तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अभी 0 लेवल से स्टार्ट की है, अभी भी उनके लिए ये पर्याप्त समय है कि वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो पहले से लगे हुए हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल और भी बढ़ जाएगा क्योंकि उनको समय मिल गया है। तो उस समय का सदुपयोग करें और जी जान से पढ़ाई में जुट जाएं। घबराहट पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सभी को होती है। जो परीक्षाएं दे दे के अभ्यस्त हो चुका है, जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है कि घबराहट से कुछ नहीं होता है, जिसको हकीकत पता चल रही है कि घबराहट हमारी परीक्षा में कोई हेल्प नहीं करने वाली है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो सभी में होती है। हमें करना क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट जब कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम एग्ज़ाम हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो घबराहट को बिल्कुल इग्नोर कर देना है और पढ़ाई में जुट जाना है और अपनी रफ्तार को और बढ़ाना है। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं फाइनल रणनीति, फाइनल स्ट्रेटजी अब क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि मैं डेली स्टडी टारगेट जो देती हूँ वो बहुत ही अच्छा है और मुझे ये आशा है कि आप लोग उस डेली स्टडी टारगेट को अच्छे से कर रहे होंगे। तो 21 दिन का डेली स्टडी टारगेट, तो 21 दिन में हमारा बेसिक तैयार हो रहा है। मुझे फील ऐसा होता है। और आपको कैसा फील हो रहा है? अभी तक जितना भी टारगेट आपने पूरा किया है, उसको टारगेट को पूरा करने के बाद, बेसिक सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, जो PYQs आपने सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन, उसको करने के बाद आपको खुद से क्या रिस्पॉन्स मिला है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा होगा। अभी तक आपने ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ी थी,
ना ही बुक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया था, ऑनलाइन रिसोर्स के ऊपर अपनी तैयारी कर रहे थे। ऑनलाइन पढ़ने का मुझे पता है कि ऑनलाइन हम जितना ज़्यादा पढ़ते रहेंगे, बस पढ़ते रहेंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जब ही बढ़ेगा जब हम ऑथेंटिक बुक्स कवर करेंगे, ऑथेंटिक मटेरियल को बार बार अच्छे से पढ़ेंगे। ऑनलाइन कितना भी पढ़ते रहे वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है जो बुक्स पढ़ने के बाद होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और आपका क्या एक्सपीरियंस है उसको आप शेयर कीजिएगा कि आपने जो अभी तक जो डेली स्टडी टारगेट पूरा किया है उससे आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा है, उसको कमेंट में बताएं। तो 21 दिन में हमने ये टारगेट रखा है कि जो हरदेव बहारी और आदित्य पब्लिकेशन में जो हिंदी के 6 टॉपिक दिए हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे, वो हम कर लेंगे। मतलब उसका रिवीजन फिर से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ एक सरसरी निगाह से उसको देख रहे हैं, उसके बाद हम उसका रिवीजन, और अब तो हमें और समय मिल गया है तो हम उसका रिवीजन फिर से करेंगे। अभी हम सिर्फ उसको एक सरसरी निगाह से देख रहे हैं, उसको लिख लिख के पढ़ रहे हैं, सिर्फ अभी उसको याद नहीं किया है, और होगा भी नहीं इतनी जल्दी। अभी सिर्फ उसको लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। तो ये तो हिंदी की बात हो गई। हिंदी में घटना चक्र और हरदेव बहारी और आदित्य पब्लिकेशन तीनों सोर्सेस को लेके चल रहे हैं। तो अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस में हम अभी घटना चक्र के पीवाईक्यूज देख रहे हैं। पीवाईक्यूज जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, यूपी की या अदर स्टेट की, उसमें पीवाईक्यू सारे जो घटना चक्र में सारे संकलित हैं, सभी को समाहित किया गया है। तो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं आयोग की परीक्षा में, सभी पीवाईक्यूज के तौर पर घटना चक्र में संकलित है। तो उनकी जो जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन के साथ में कई सारे क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, आपने जब पढ़ाई स्टार्ट की होगी, डेली टारगेट आपने स्टार्ट किया होगा, तो आपने ये देखा होगा कि जो व्याख्या दी जाती है उसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, बहुत सारा मटेरियल है। उससे क्या होता है कि उसी से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो जो एक क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा, और जब हम उस क्वेश्चन की तैयारी हम व्याख्या के साथ करते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। तो अभी हमने पीवाईक्यूज, सिर्फ पीवाईक्यूज पढ़ा है। उसके बाद अब लूसेंट भी हम लेके चल रहे हैं। लूसेंट एक बहुत ही सारगर्भित सोर्स है जीएस का। लूसेंट के जो इंडेक्स में टॉपिक दिए गए उनको देखने से ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जितने टॉपिक हमारे जीएस के एग्ज़ाम में हैं वो सारे के सारे टॉपिक लूसेंट में दिए गए हैं। लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या लूसेंट को पढ़कर हम जीएस क्वालिफाई कर लेंगे। जीएस का जो 140 अंकों का पेपर है उसको हम क्वालिफाई कर लेंगे सिर्फ लूसेंट को पढ़कर। तो हम उसको बिल्कुल उस नज़रिए से नहीं देखते हैं। देखिए, जब वो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो सीधे सीधे नहीं पूछा जाता है। जैसे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो वो कंटेंट बिल्कुल सीधा सीधा स्टैटिक दिया जाता है। लेकिन एग्ज़ाम में स्टैटिक सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, उसमें आपको मैचिंग दे दी जाती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल पढ़ते ही चले जाते हैं, उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। कि जैसे आपने पढ़ा कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किन किन के बीच हुआ, तो आपने बस उसको पढ़ लिया है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, उसको वो मैचिंग में दे देते हैं, कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। जो पेपर में पूछा जाता है वही कंटेंट होता है, वही स्टडी मटेरियल, वही टॉपिक होते हैं, लेकिन वो हमसे घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एनालिसिस करके पढ़ना है। जैसे कि हम सीधा सीधा पढ़ते हैं कि कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किस डेट में हुआ, किन किन के बीच में हुआ। ये इतिहास की बात है कि कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किन किन के बीच में हुआ और किस डेट में हुआ। तो हम बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पर कभी मैचिंग के द्वारा पूछ लिया जाता है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बता रही हूँ, जैसा कि एग्ज़ाम में आता है मैं वैसे बता रही हूँ। तो स्टडी मटेरियल वही होता है, वही टॉपिक होते हैं, लेकिन वहाँ पर घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आपको भी वही तरीका अपनाना है कि आपको भी एनालिसिस करना है, पढ़ते टाइम उसको एनालिसिस करना है।
जैसे कि जब आप लूसेंट पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कोई डेट पढ़ेंगे कि कौन सा युद्ध किस डेट में हुआ, किन किन के बीच हुआ, तो एक कॉपी भी अपने साथ रखिए और पेन रखिए। तो उसमें लिखते जाइए कि ये युद्ध किसके बीच हुआ, कौन सी डेट में हुआ और कब हुआ, कैसे, कौन जीता कौन हारा। ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ये आप लिख लिख के रखिए। फिर उसको बाद में रिकॉल करते रहिए। कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फिर उसको उठा के देख लिया कि ये वाला युद्ध किसके बीच हुआ था और इसमें कौन जीता था कौन हारा था। तो इसी तरह आप भूगोल को भी पढ़िए कि कौन सी गर्म धाराएं हैं, कौन सी ठंडी धाराएं हैं, और जितने भी टॉपिक हैं उनको एनालिसिस करके पढ़िए। मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगी। तो ये स्ट्रेटजी अभी मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि अब आपको करना क्या है। तो इसी तरह आपको इतिहास और भूगोल और विज्ञान और जितने भी जीएस के मेन टॉपिक हैं, संविधान और जितने राज्य व्यवस्था और जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, आपको एनालिसिस करके पढ़ना है। क्योंकि स्टडी मटेरियल तो वही है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। कभी मैचिंग में दे देते हैं, कभी सही गलत में देते हैं, किसी भी तरह से दे देते हैं, लेकिन हम वहाँ पर एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो एनालिसिस करके नहीं पढ़ा है, हमने वो सीधा सीधा पढ़ लिया है। लेकिन एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, तो आपको एनालिसिस करके पढ़ना है। ये तो मैंने मोटा मोटा थोड़ा तरीका बता दिया है कि आपको कैसे पढ़ना है, और बाकी चीज़ें थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें अपना स्टडी टारगेट 21 दिन वाला वो पूरा करना है। उससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो व्याख्या पढ़ेंगे उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो ये तो जीएस के मेन टॉपिक की बात की मैंने। उसके बाद छूट जाता है रीजनिंग और मैथ। देखिए, मुझे एक कमेंट मिला था रीजनिंग और मैथ डिकोड एग्जाम पे नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे बाद में याद आया कि डिकोड एग्जाम का एक दूसरा चैनल भी है। जैसे डिकोड एग्जाम एक मेन चैनल है, अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है उसी टाइम उनका चैनल हैक हो गया था, फिर उन्होंने इमरजेंसी में एक न्यू चैनल बनाया था, डिकोड एग्जाम 2.0, डिकोड एग्जाम 2.0, आप इसको सर्च करना। तो वैसे तो मैंने डिकोड एग्जाम पे जो मैथ और रीजनिंग की 2 वीडियोस हैं शिवम सर की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, अब वहां से वो वीडियोस देख लीजिए। मुझे लगता है कि वो 2 ही वीडियो सफिशिएंट हैं, 3 बार देखना है, उन 2 वीडियो को 3 बार देखना है आपको। एक मैथ की वीडियो है और एक रीजनिंग की वीडियो है, उन दोनों वीडियोस को 3 बार आपको देखना है। और मुझे ये ऐसा लगता है कि उन 2 वीडियोस को 3 बार देखने से आपकी मैथ और रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। फिर भी अगर नहीं होते तो और भी वीडियोस उनके पड़े होंगे, उसमें मैं उनका भी लिंक दे दूंगी। तो ये मैथ और रीजनिंग की बात हो गई। बाकी करेंट अफेयर क्रॉनिकल से पढ़ते चलेंगे। देखिए, अब पढ़ना कितना है ये भी आप क्लियर कर ले। अब जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो आपको जून तक का करेंट अफेयर पढ़ना है। मतलब जुलाई 2024 से लेकर जून 2025 तक का करेंट अफेयर आपको पढ़ना है मंथली क्रॉनिकल मैगजीन से। ये तो आपको मंथली पढ़ना है। उसके बाद जब एग्जाम से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले वो आई दृष्टि आती है, वो भी आपको लेनी है। अभी मंथली हम क्रॉनिकल से पढ़ रहे हैं, उसके बाद हमें लास्ट में आई दृष्टि भी पढ़नी है। तो ये तो करंट अफेयर का फिनिश हो गया, करंट अफेयर यहाँ से करेंगे। उसके बाद जनगणना और नगरीकरण, वो तो परीक्षा वाली ही है, उसी से आपको तैयार करना है। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए घटना चक्र की तथ्यसार काफ़ी है, और हम स्टडी टारगेट में उसको लेकर भी चल रहे हैं। तो यहाँ से ये यूपी स्पेशल वाला भी फिनिश हो गया। तो उसके बाद जो भी टॉपिक बचते हैं वो बजट वाले बचते हैं, वो क्रॉनिकल प्रारंभिकी के इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं वो सभी हम डेली स्टडी टारगेट में लेके चल रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में बताइएगा। तो ये तो हमारी फाइनल स्ट्रेटजी रही कि हमें क्या क्या करना है, और फाइनल स्ट्रेटजी हमें किस आधार पे बनानी है तो वो भी आप जान लीजिए। जैसे हिंदी में मैंने पहले भी बताया और आज भी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, हिंदी में केवल 6 टॉपिक आते हैं। हरदेव बहारी और आदित्य पब्लिकेशन के वीडियोस जो उसमें कंटेंट है, वो वीडियोस के माध्यम से आपको इसी चैनल पे, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और बाकी जो भी जितने भी टॉपिक बचे हैं वो भी मैं अपलोड कर दूंगी।
उसके बाद घटना चक्र, ये 3 सोर्स हिंदी के लिए काफ़ी हैं। अगर इन 3 सोर्स को आपने अच्छे से कर लिया तो 60 में 60 भी ला सकते हैं नंबर। अगर वहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेट बना रहा और माइंड अच्छे से काम किया, घबराहट बिल्कुल नहीं हुई, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस, तो आप 60 में 60 अंक आसानी से ले आएंगे। तो हिंदी का ये हो गया। जीएस में क्या करना है? जीएस में 21 दिन का स्टडी टारगेट है, जिसमें हम लूसेंट और घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। बाकी करंट अफेयर भी चल रहा है, साथ साथ में परीक्षावाड़ी से हम जनगणना और नगरीकरण भी देख रहे हैं, यूपी स्पेशल भी देख रहे हैं। तो ये जीएस और हिंदी की लास्ट स्ट्रेटजी जो थी वो मैंने बता दी। इसमें भी अगर कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगी। उसके बाद जब 21 दिन का ये टारगेट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम थोड़ा बहुत हम स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ेंगे, तो वो भी मैं आपको, ये 21 दिन का टारगेट ख़त्म हो जाने के बाद वो भी मैं आपको बताऊंगी फिर क्या करना है। तो ठीक है, ऑनलाइन वीडियोस के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अभी लास्ट समय है। उसमें क्या है कि मैंने बहुत ऑनलाइन रिसर्च की है कि ऑनलाइन कितना भी पढ़ते हैं हम उसमें गुम हो जाते हैं। तो अभी आप सिर्फ अपनी बुक्स पे डिपेंड रहिए और जितना सिलेबस एग्ज़ाम में आता है बस उतना ही सिलेबस पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। रीजनिंग और मैथ के लिए वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। टिकोड एग्ज़ाम 2.0 दूसरा चैनल है, उसी पे हैं। मैंने आज चेक किया क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोगों को शायद पता हो कि उनके 2 चैनल हैं, तो अभी उनका लिंक मैं दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। बस धन्यवाद और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से